हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कबीर दास जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जो बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कबीर दास जी पाठ है, तो आप इस वीडियो को केवल देख लीजिए तो आपको कबीर दास जी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगा। और जो विद्यार्थी कबीर दास जी का जीवन परिचय लिखना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम कबीर दास जी का जीवन से संबंधित या कबीर दास जी के संपूर्ण जीवन से संबंधित जो भी पॉइंट बनता है सब पॉइंट नोट किए हैं इसमें। और आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे जीवन परिचय लिखना चाहते हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कबीर दास जी के जीवन से संबंधित सभी बिंदुओं को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं भक्ति काल के बारे में। जो भक्ति काल है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। ठीक है, तो जो निर्गुण काव्य धारा है उसे भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गीय शाखा और प्रेम मार्गीय शाखा। ठीक है, तो जो ज्ञान मार्गीय शाखा है उसके प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में, कबीर दास जी के बारे में ही आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म किस सन में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में और विक्रमी संवत है 1555। दोस्तों, ये आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ईस्वी क्यों इतना कम दिखाई दे रहा है और जो विक्रमी संवत है ये कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है ईस्वी सन की अपेक्षा। तो देखिए, इसमें 57 साल का फर्क होता है। 57 साल का आपका जो 1555 विक्रमी संवत है उसमें यदि आप 57 साल घटा देते हैं तो 1398 आपको देखने को मिलेगा। कहने का मूल अर्थ ये है कि आपका जो विक्रमी संवत है वो ईस्वी सन से आगे चलता है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए, कबीर दास जी का मृत्यु कब हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 1518 ईस्वी में और 1575 विक्रमी संवत में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म स्थान है काशी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म है वह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लहर तारा तालाब के पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नोट भी किया है कि लहर तारा तालाब के पास विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। किनका जन्म? कबीर दास जी का जन्म। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, लोक लाज के भय से इन्हें वहीं पे छोड़ दिया या पानी में प्रवाहित कर दिया, जल में। तो इनको नीरू व नीमा नामक जुल्हा दंपति ने पाया था, तो इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लालन पालन नीरू व नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया। इनका कबीर दास जी का जो लालन पालन है, अर्थात इनको पोसा पाला है नीरू व नीमा नामक जुल्हा दंपति ने। और देखिए इनका विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था लोई। क्या था? पत्नी का नाम था इनका लोई और पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। दोस्तों, ये भी एक विदुषी हुई थी, मतलब ये भी एक विद्वान ही हुई थी, इनकी जो कबीर दास जी की जो पुत्री हैं कमाली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समकालीन शासन सिकंदर लोदी, अर्थात यह सिकंदर लोदी के समकालीन शासन के हैं कबीर दास जी। ठीक, अब देखिए आगे। कबीर दास की रचनाओं का संकलन 1464 ईस्वी में बीजक नाम से इनके शिष्य धर्मदास ने किया, जो वर्तमान में कबीर ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु वह जो कुछ बोलते थे
उन्हीं का संकलन किया गया है। जैसे कबीर दास जी के अनेक शिष्य हुआ करते थे, उनमें से इनके प्रमुख शिष्य थे धर्मदास। तो इन्होंने कबीर दास जी जितना भी कुछ बोले हैं उनका इन्होंने बीजक नामक ग्रंथ में पूरा संकलन किया है, अर्थात बीजक नामक ग्रंथ में इन्होंने लिखा है, जो 1464 ईस्वी में मतलब लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, जो बीजक ग्रंथ है उसके 3 भाग किए गए हैं। देखिए यहाँ पे बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं। तो पहला भाग है साखी, दूसरा शबद, तीसरा रामायणी। ठीक है, तो साखी को हम साक्षी मानते हैं। दोस्तों जो साखी है वो दोहे में रचित है और इस पर पूर्वीपन का प्रभाव पड़ा है और इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। ठीक है, इसको खड़ी बोली में रचा गया है। और देखिए इसमें जो साखी है इसका मतलब शाब्दिक अर्थ माना जाता है साक्षी। ठीक है, और शब्द के बारे में जानते हैं। शब्द को हम शब्द कहते हैं। शब्द, जैसे कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे तो वो एकदम शुद्ध उच्चारण नहीं करते थे, तो यहाँ पे शब्द को शब्द यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो देखिए शब्द जो है वह गेय पद में लिखा गया है, अर्थात उस जो रचनाएं की गई हैं उसे गाया भी जा सकता है और इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। देखिए इसमें जो कबीरदास जी हैं वो माया के संबंध में जितने भी विचार हैं उसको शामिल किए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रामायणी के बारे में देखते हैं। तो रामायणी का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है रामायणी। ठीक है, तो देखिए यह भी गेय पद में रचा गया है। रामायणी गेय पद में रचा गया है और इसमें दोहा एवं चौपाई दोनों है। ठीक, और इसमें भी ब्रज भाषा का प्रभाव है। ठीक है, अब आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। अब कबीरदास जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों देखिए कबीरदास अनपढ़ थे। ऐसा माना जाता है ना कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे। तो उनके विषय में एक पंक्ति है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही न हाथ। ये कबीरदास स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही न हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कागज को छुआ तक नहीं है और कलम को हाथ से पकड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक, और आगे लिखते हैं, जो कबीरदास शास्त्र ज्ञान के बिना भी व्यापक जीवन अनुभव रखते थे। कबीरदास जी हैं जो वो शास्त्र ज्ञान अर्थात शास्त्रों में जो ज्ञान है उसके अलावा मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे और शास्त्र ज्ञान के बारे में नहीं जानते थे, फिर भी वह बहुत ज़्यादा अनुभव रखते थे। तो देखिए उसके संबंध में लिखा गया है कि मैं कहता आँखी ने देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये कबीरदास जी ने स्वयं कहा है कि मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि तुम कागज़ पे जो लिखा है उसे ही पढ़ के बताते हो और मैं जो नग्न आँखों से देखता हूँ उसे कहता हूँ। ठीक है, तो अब इनके आगे चलते हैं थोड़ा। अब कबीरदास जी की भाषा के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी की भाषा के बारे में जैसे बताएं आपको कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लाजमी है कि इनकी जो भाषा है वह अटपटी होगी ही। तो देखिए कबीरदास जी के भाषा के विषय में विद्वानों ने भी कुछ कहा है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए कबीरवाड़ी के डिटेक्टर थे। क्या? कबीरवाड़ी के डिटेक्टर थे और कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। इसे किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीरवाड़ी के डिटेक्टर हैं और कबीर की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है। अब आगे थोड़ा देखते हैं। कबीर की भाषा सधुकड़ी है, कबीर की भाषा अटपटी थी, कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। इसे कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों ध्यान रहे, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर की जो भाषा है सधुकड़ी है। अगर आपको किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाए कि कबीर की भाषा सधुकड़ी है, किसने कहा था, तो आप क्या कहेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, वैसे ही कबीर की भाषा अटपटी थी और कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, इसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आप सभी को। कबीरदास जी के भाषा संबंधित एक और पॉइंट है जिसे आप नोट कर लीजिएगा, हम इसमें नोट नहीं किए हैं। कबीरदास जी कहते हैं
कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। जैसे जो संस्कृत है उसको कबीरदास जी उतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि जब वो कुछ कहते हैं तो वो जो आम जनता है, जो अशिक्षित जनता है, वो सीधे सीधे नहीं समझ पाएगी संस्कृत के माध्यम से। अर्थात जो पढ़े लिखे हैं वही संस्कृत को समझ सकते थे, जो आम अशिक्षित जनता थी वो संस्कृत को नहीं समझ सकती थी। इसीलिए इन्होंने कहा है कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। क्या? भाखा बहता नीर। तो इन्होंने कहा है कि जो संस्कृत है वो कूप जल के समान है, अर्थात कुएं से जब आप जल निकालेंगे तभी उसका पान करेंगे, तभी उसे पिएंगे। और जो भाषा है वो बहता हुआ नीर है, जो चाहे जब चाहे जिसे वो जल को ग्रहण कर सकता है। तो इसीलिए इन्होंने ये पंक्ति कहा है कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। ठीक है, समझ गए दोस्तों। आप इन सभी पॉइंट को नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे तो आपको कबीरदास जी के जीवन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसका आंसर बहुत ही सहजता से दे सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे सीधे आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।